नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ और आज हिंदी में वीडियो कर रहा हूँ। मेरी हिंदी साफ सुथरी नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे ऐसा मानता हूँ। दोस्तों, आज का मेरा विषय है शरद पवार की दिल्ली में मोर्चेबंदी। आपको मालूम होगा कि एक हफ्ते से यूपीए का अध्यक्ष कौन बनेगा, इस पर महाराष्ट्र में चर्चा चालू है। वैसे देखिए तो यूपीए पूरे देश के जो बिगर भाजपा पार्टियां हैं उनकी एक अलायंस है, फ्रंट है। लेकिन महाराष्ट्र के बाहर इसकी चर्चा नहीं हो रही है। यूपीए के अध्यक्ष पद के लिए चर्चा महाराष्ट्र में हो रही है। आज महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है उसमें शिवसेना आ गई है और सरकार बनी है, तो ये सवाल शिवसेना ने उठाया। इसके पहले ऐसी एक अफवाह फैली थी और खुद पवार ने उसका इनकार किया था कि कुछ दिन में सोनिया जी यूपीए का अध्यक्ष पद छोड़ेगी और पवार यूपीए के अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन फटाफट उसका इनकार हो गया और खुद पवार ने भी इसका इनकार किया कि मेरी पार्टी इतनी बड़ी नहीं है और लोकसभा में मैं इतने लोग चुनकर भी नहीं ला सकता कि मैं यूपीए का अध्यक्ष बनूं, और मेरी ऐसी सोच भी नहीं है। लेकिन शिवसेना बार बार ये सवाल उठा रही है। शिवसेना के प्रवक्ता और सामना के संपादक ये बात बार बार उठा रहे हैं। आखिर में एक बात हो गई कि पवार ने खुद उसका इनकार कर दिया, लेकिन इसमें बाधा आए इसलिए कांग्रेस ने भी एक कदम उठाया। जब यह बात शुरू हो गई उसी समय पवार साहब ने ममता से कांटेक्ट किया था और ममता के साथ बंगाल में बीजेपी छोड़कर सब पार्टियां इकट्ठी लड़े, ऐसी भूमिका पवार ने पेश की थी। लेकिन उसी वक्त यानी उसकी तैयारी होने के पहले कांग्रेस ने लेफ्ट फ्रंट से हाथ मिला लिया। अब इसके मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि अगर लेफ्ट फ्रंट आ जाती है तो उसमें ममता तो आएगी नहीं, और जहां ममता है वहां तो लेफ्ट फ्रंट आएगी नहीं। तो इसलिए कांग्रेस ने पवार का जो खेल था वो वही बिगाड़ दिया कि ममता के साथ तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा मुंह से कोई कांग्रेस वाला बोला नहीं। लेकिन कांग्रेस ने लेफ्ट फ्रंट से अलायंस कर दी, घोषित कर दी। इसका मतलब क्लियर है कि ममता के साथ हम जाने वाले नहीं, ये मैसेज पवार को दे दिया। लेकिन पवार साहब ममता को कैसे बचाएंगे? उनकी पार्टी तो वेस्ट बंगाल में है नहीं। महाराष्ट्र छोड़कर वैसे भी उनकी पार्टी कहीं है नहीं। बिहार में उनके तारिक अनवर एक सहकारी थे, वो भी चले गए कांग्रेस में। तो महाराष्ट्र छोड़कर वैसे कहीं और किसी राज्य में एनसीपी है नहीं, फिर पवार क्या करने वाले? लेकिन एक बात और ध्यान में लीजिए, तो ये जो किसान आंदोलन चालू है, एक किसान आंदोलन के साथ जो आखिरी वार्ता हुई थी उसके बाद कम से कम मेरा ख्याल है कि 10-12 दिन निकल गए और आगे कुछ नहीं हो रहा था। तो पवार साहब ने इशारा दिया कि अगर इस महीने के अंत तक अगर कुछ हल नहीं निकला तो राजकीय पार्टियां जो है, पॉलिटिकल पार्टियां है, उनको कुछ करना पड़ेगा। वैसे तो सब पार्टियां कर रही है, बंद है, ये है, वो है, आवाज उठानी है, रोज टीवी पर चर्चा करनी है। ये तो किसान आंदोलन वाले आते नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियां ही कर रही है। बीजेपी और अपोजिशन पार्टियां, इनमें ही लड़ाइयां टीवी पर चलती है। तो पॉलिटिकल पार्टियां कुछ करेगी, ये पवार साहब क्यों बोले, ये समझना जरूरी है। इन्होंने पहले यूपीए ने कुछ करना चाहिए ऐसी बात नहीं की है। इन्होंने बोला है कि अपोजिशन पार्टियां कुछ करेगी। इसका मतलब ये है कि आज जो बिखरी हुई अपोजिशन पार्टियां हैं
उनको साथ लेकर अगर कांग्रेस यूपीए के माध्यम से कुछ करती नहीं तो जो बाकी की अपोजिशन पार्टियां हैं उनको किसान आंदोलन के लिए इकट्ठा होकर कुछ करना पड़ेगा। अब ये बात है कि किसान आंदोलन के बारे में रोज रोज कुछ ना कुछ बातें करते करते राहुल गांधी तो निकल गए यूरोप में, इटाली में, तो कांग्रेस इसमें कुछ कर नहीं रही है। यूपीए भी ठंडी बैठी है। तो यूपीए के माध्यम से कुछ करना चाहिए, ये अगर पवार नहीं बोलते और अपोजिशन पार्टियां कुछ करेगी बोलते हैं, इसका मतलब वो सिग्नल दे रहे हैं कि डीएमके है, टीएमसी है, आरजेडी है, ऐसी जो बड़ी पार्टियां हैं उनको इकट्ठा आकर किसान आंदोलन के लिए कुछ करना चाहिए। किसान आंदोलन की बात तो ठीक है, 1 महीना और चलेगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या है? तो अगर किसान आंदोलन के नाम से, उनको सपोर्ट करने के नाम से अगर बाकी की पार्टियां इकट्ठी हो जाए और उसमें कांग्रेस लीडरशिप नहीं लेती है तो वो लीडरशिप अपने आप पवार के पास आ जाती है। मतलब सीधा है कि अगर कांग्रेस यूपीए करके कुछ नहीं कर रही है तो हमको अल्टरनेटिव यूपीए, भाजपा के खिलाफ दूसरी कोई फ्रंट खड़ी करनी चाहिए। ऐसी बात, ऐसा संकेत पवार साहब बाकी पार्टियों को दे रहे हैं। हाँ ठीक है, वो मानते हैं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, आगे आना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस नहीं आती है तो बाकी की पार्टियां हाथ पर हाथ रख कर बैठ गई तो लोग मानेंगे कि इस देश में अपोजिशन है ही नहीं। तो कांग्रेस नहीं करती तो कांग्रेस को छोड़कर बाकी की पार्टियां इकट्ठी आ जाए, और बाकी की पार्टियां इकट्ठी आती है तो उनकी ताकत भी कम नहीं है। टीएमसी, आरजेडी या आप जगन रेड्डी, शरद पवार की पार्टी है, डीएमके है, ये भी इकट्ठा हो जाए तो कांग्रेस से इनकी ताकत बढ़ी है, पार्लियामेंट में भी बढ़ी है। या सब लोग इकट्ठे आ जाते हैं, जितने की लेफ्ट फ्रंट है, छोटे छोटे पक्ष हो गए, लेकिन वो इकट्ठा आते, उनकी भी ताकत 70-80 तक जा सकती है। तो ये तो फॉर्मिडेबल अपोजिशन हो सकता है। अगर कांग्रेस चमक नहीं दिखा रही है तो ये नई जो बिगर कांग्रेस बिगर भाजपा अलायंस बनेगी वो तो अपनी ताकत दिखा सकती है। तो इसकी शुरुआत कहां से करें? तो वो किसान आंदोलन से हो सकती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पवार साहब ने बोला जो है कि अगर इस महीने के अंत तक किसान आंदोलन में बातचीत से कोई हल नहीं निकलता है तो पॉलिटिकल पार्टियों को कुछ करना पड़ेगा, अपोजिशन पार्टियों को कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब कांग्रेस को छोड़कर बाकी सब पार्टियों को कुछ करना पड़ेगा। और अगर सब पार्टियां करने को तैयार है तो उसमें मैं इनिशिएटिव लूंगा, मैं आगे आऊंगा, ऐसी ऑफर पवार साहब ने दी है। अब देखिए क्या होता है, आगे देखना है इनको। और यही लाइन लेकर शिवसेना बार बार अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा आना चाहिए बोला है, तो उस पर आक्षेप लेते हुए कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने बोला कि भाई शिवसेना तो यूपीए में है ही नहीं, हम इकट्ठा आए तो महाराष्ट्र के लिए आए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर इकट्ठा आए, और इससे यूपीए का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट में है तो यूपीए करके नहीं है, महाराष्ट्र में यूपीए की सरकार नहीं है। और ये तो बात पहले राहुल गांधी ने भी बोली थी कि हम महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में है लेकिन डिसीजिव प्रोसेस में नहीं है, निर्णय प्रक्रिया में हम नहीं है। और वही अशोक चव्हाण बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो महाविकास आघाड़ी की है लेकिन महागठबंधन या यूपीए की सरकार नहीं है, क्योंकि शिवसेना यूपीए में है ही नहीं। और शिवसेना बार बार एक बात बोल रही है सामना में कि सब अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा आना पड़ेगा, और कांग्रेस तो मुर्दे जैसी चुप पड़ कुछ कर नहीं रही है।
कांग्रेस में दम ही नहीं है, कांग्रेस अपोजिशन कुछ कर ही नहीं पाती, ये लाइन सामना में बार बार लिखी जा रही है। तो अब पवार और सामना इनको इकट्ठा करके आप अगर सोचते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये लाइन पवार की है। पवार दिल्ली में कांग्रेस को छोड़कर कोई अलग मोर्चाबंदी कर रहे हैं, जिसमें टीएमसी, अभी एक तो कांग्रेस ने मान लिया कि हम टीएमसी के साथ जाएंगे नहीं, इसका मतलब ममता पवार साहब को रिस्पॉन्ड कर सकती है। अच्छा, वही लाइन तेलंगाना के टीआरएस के जो चीफ मिनिस्टर है चंद्रशेखर राव, इन्होंने भी कुछ दिन पहले आगे लाई थी कि बिगर कांग्रेस बिगर भाजपा ऐसी कोई अलायंस बनाएंगे, तो वो उसमें आ जाएंगे। उनके भी कुछ 8-10 एमपी है, जगन रेड्डी भी उसमें आ सकते हैं क्योंकि वो तो बीजेपी के साथ नहीं है और उनको तो कांग्रेस के साथ जाना नहीं है, तो वो भी पवार जो अलायंस बनाना चाहते उसमें आ सकते हैं। बची है डीएमके, तो डीएमके भी आ सकती है। हाँ, डीएमके का तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ अलायंस है, लेकिन उसको कांग्रेस डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं है। अगर कांग्रेस कुछ अड़चने पैदा करती है तो डीएमके बोल रहे छोड़ दो हमको, तो कांग्रेस तो तमिलनाडु में अकेले लड़ नहीं सकती। इसलिए पवार जो कोई खेल कर रहे हैं उसका मतलब हमें समझना चाहिए। पवार साहब को कांग्रेस को छोड़कर एक और यूपीए या अलायंस बनाना है जिसका नेतृत्व वो करेंगे। एक बात साफ है कि पवार महाराष्ट्र में अटके हुए नहीं है, उनको छोड़कर इस अलायंस में आने वाले जो पक्ष है, पार्टियां है, उसमें टीएमसी रहेगी, टीआरएस रहेगी, डीएमके रहेगी, जगन रेड्डी रहेंगे, आरजेडी रहेगी। उनको दिल्ली की राजनीति में उनके लीडर को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पवार तो महाराष्ट्र में अटके नहीं है, वो तो दिल्ली की ही राजनीति करते हैं। तो इन सब पार्टियों के लिए दिल्ली में एक स्ट्रांग लीडर अगर चाहिए जो और पार्टियों को साथ लाने में सक्सेसफुल हो सकता है, तो वो तो शरद पवार है। तो जो काम कांग्रेस को और यूपीए के अध्यक्षा बनके सोनिया को करना चाहिए, तो सोनिया जी नहीं कर रही है, तो वो मैं कर सकता हूं, ऐसा प्रस्ताव एक प्रकार से पवार जी ने बाकी सब पार्टियों के सामने रखा है। अब देखेंगे कि इसमें पहले तो इसमें टीएमसी यानी ममता जी फटाक से आ जाएगी। चंद्रशेखर राव का खुद का इनका प्रस्ताव था कि कांग्रेस बीजेपी को बाजू में रख के अलायंस बनाएंगे, तो वो भी आ जाएंगे। तो वो अगर दो पार्टियां भी इकट्ठी होती है तो उनके लोकसभा में मेरा ख्याल है कम से कम 30 से ज्यादा एमपी है, इनके भी कुछ 6-7-5 एमपी है। तो कांग्रेस के जो 50 से ज्यादा एमपी है, इनके भी उतने एमपी बन जाते हैं, उसमें बाकी की छोटी पार्टी आ जाए तो टकराव करने के लिए अच्छी अलायंस बन जाती है और इनको कांग्रेस के पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा नहीं। दूसरी और एक बात है कि अगर ये अलग से एक अलायंस बन जाती है, उसमें लेफ्ट भी आ सकती है। अब देखिए एक बात और होती है कि ये सब पार्टियां जो छोटी छोटी है, उनका दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता नहीं है। अगर पवार जैसा उनको नेता मिल जाता है तो उनको बार बार राहुल के बचाव में आने की जरूरत नहीं, राहुल के नेतृत्व में आने की जरूरत नहीं रहती। पवार उम्र में ज्यादा है, अनुभवी है, तो उनके पीछे ये सब पार्टियां खड़ी हो सकती है। जैसे कि आपको याद होगा कि राष्ट्रपति को मिलने के लिए पवार साहब ने अपॉइंटमेंट ली थी, लास्ट मिनट उसमें राहुल गांधी आ गए, लेकिन डीएमके उनके साथ पहले से आ गई थी, दोनों लेफ्ट पार्टियां आ गई थी। तो पवार का जो संकेत है वो हमें समझ लेना चाहिए। शिवसेना क्यों ऐसा लिख रही है सामना में और पवार क्या संकेत दे रहे हैं, ये अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो उनका संकेत सीधा साफ है कि वो कांग्रेस को छोड़कर
दूसरी कोई नेशनल अलायंस बनाना चाहते, प्रादेशिक छोटी छोटी पार्टियां जो है, रीजनल पार्टियां है, उनकी एक नई यूपीए बनने जा रही है। ये कभी सामने आ जाएगी मुझे पता नहीं, शायद आज 2-4 हफ्ते में होगा नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि बंगाल, तमिलनाडु वगैरह 5 विधानसभा के जो चुनाव है उसमें कांग्रेस की हालत क्या होती है। अगर वो खस्ता हो गई तो उसके बाद ये बाकी की पार्टियां कांग्रेस से हटना चाहेगी और वो पार्टियां आराम से पवार की जो आइडिया है उसमें शामिल हो जाएगी और दूसरी कोई यूपीए बन जाएगी, उसका नेता रहेगा शरद पवार। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। प्रतिपक्ष एक अलग नजरिया पेश करता है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।